हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चों। तो नेशनल टेस्ट अभ्यास जो ऐप लॉन्च किया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा इस पेंडेमिक टाइम में, उसमें बच्चों जो एनटी का पेपर नंबर 32 है ना, पेपर नंबर 32, इसका सॉल्यूशन वो अपन लेकर आए हैं। एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी में ये आपको दिख जाएगा पेपर, साथ में आप कॉपी कलम उठा लीजिए, फुल फिजिक्स का रिवीजन हो जाएगा अगर ये पेपर आप सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो एनटीए के पेपर नंबर 32 में है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको जैसा कि मैंने बोला लिखा गया है ये। इसमें क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। एक फोटोन है जो स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम से इनइलास्टिकली कोलिजन करता है और फोटोन की एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों। हाइड्रोजन एटम आप जानते ही हैं बच्चों, हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट या मूल अवस्था में जिसमें n=1 होता है, n=2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हो इसे आप। यहाँ पे एनर्जी कितनी होती है बच्चों, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। वैसे एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, -13.6/n²। तो इसको 4 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा बच्चों। इसका एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है इस सवाल में, इस सवाल में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, एक फोटोन इससे टकराया जिसकी एनर्जी थी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों इस फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को सारी एनर्जी दे दी होगी और ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन ये एनर्जी आने के माइक्रो सेकेंड बाद, कुछ समय बाद, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में जाके जब वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वही फोटोन वापस निकाल देगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। एक तो आपको फोटोन मिल जाएगा, तो एक फोटोन मिलेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। फिर क्या करते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ गया और ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आया है। अब इस पे अपन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या डाल देते हैं बच्चों, फोटोन डाल देते हैं। इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 हो जाएगी। मतलब अगर आप 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डालते हैं तो यहाँ से ये एटम आयोनाइज हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप, क्योंकि -13.6 को 0 में ले जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 13.6 एनर्जी चाहिए इन्फिनिटी के बाहर, मतलब अब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो 15 - 13.6 एनर्जी दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ये बच्चों होता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो होगा क्या यहाँ पे कि जब आपने 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी तो ये एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो इसका ऑप्शन सी सही आ जाएगा बच्चों। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन बाहर आएगा एक्साइटेड स्टेट में जाके जब वो मूल अवस्था में वापस आएगा, और 1.4 काइनेटिक एनर्जी के साथ एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ जाएगा। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये अपन कर चुके हैं, और इस फर्स्ट क्वेश्चन के आगे अपन बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है बच्चों सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बताइए बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है कि इनफाइनाइट ये आपको दीवारें दी गई है। ये मान लीजिए ये 2 साइड्स हैं, दीवार दी गई है, ग्रेविटी फ्री है, ग्रेविटी नहीं है, और v0 वेलोसिटी से इसको फेंका गया है। हमें बताना क्या है, फाइनल कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। बच्चों आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया गया है, E दिया गया है, मतलब कि धीरे धीरे क्या होता रहेगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती रहेगी, लॉस होती रहेगी, है ना, क्योंकि E की वैल्यू दे रखी है। E1 होता तो इलास्टिक कोलिजन होती, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन है, E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो एनर्जी लॉस होती रहेगी। ये बताइए इस V0 का एक कंपोनेंट इधर आता और V0 का एक कंपोनेंट इधर आता, तो V0 का इधर कंपोनेंट कितना आता, V0 sin 45, और V0 का इधर कंपोनेंट या घटक आता V0 cos 45। बच्चों ये वाला कंपोनेंट ना धीरे धीरे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे एक बार टकराएगी, फिर ये दूसरी बार टकराएगी, ये तीसरी बार टकराएगी। तो इस जो वॉल के परपेंडिकुलर, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन प्रत्यावस्थान गुणांक वो हमेशा बल की दिशा में लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगता है, और दीवार इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो ई की इक्वेशन इसी डायरेक्शन में आप लगाओगे तो धीरे धीरे बहुत समय बाद ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा। केवल यही वेलोसिटी बॉल के पास बाकी रहेगी, और अगर ये वेलोसिटी बॉल के पास बाकी है तो फाइनली बॉल की एनर्जी बाकी रह जाएगी ½ m V0 cos 45 का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा m/2
वी नॉट स्क्वायर, कॉस 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, यानी m/4 को आप 0.25 एम वी नॉट स्क्वायर, 0.25 एम वी नॉट स्क्वायर बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है पार्टिकल ए, एक कण, एक पार्टिकल ए बना लीजिए, मेक्स परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विद अनदर स्टेशनरी पार्टिकल बी। ठीक है, तो एक पार्टिकल ए है, एक बी है, ये बी रेस्ट में है, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ये चल के आता है यू से, और दे फ्लाई अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल वेलोसिटी। बाद में क्या होता है, ये इक्वल वेलोसिटी से वी और वी से अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो आपको देन फ्लाई अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल वेलोसिटी, द मास रेशियो विल बी। तो अपने को मास का रेशियो, अपने को द्रव्यमान का अनुपात वो बताना है बच्चों। सबसे पहले इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं, संवेग संरक्षण लगा देते हैं। मान लीजिए इसका मास m1 होता, इसका मास m2 होता, तो m1 इंटू यू, m1 इंटू यू इनिशियल मोमेंटम आ गया, इनिशियल संवेग आ गया, और अंतिम संवेग यहाँ से कितना आएगा, आप इस आगे वाली डायरेक्शन को प्लस लिखा है आपने, इसीलिए इसका प्लस m1 u लिखा था, तो ये इसका जो मोमेंटम आएगा m2 का, m2v, ये तो प्लस में आएगा, लेकिन ये वाला मोमेंटम माइनस m1v आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। दूसरा, हम एक ई की इक्वेशन बना लेते हैं। ई की वैल्यू 1 है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, और दूर जाने की वेलोसिटी, दूर जाने की वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखोगे तो ये v और v कितनी हो जाएगी, 2v अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास आने की वेलोसिटी है u आ जाएगी। तो यहाँ से ये एक इक्वेशन और आ गई। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब दूर जाने की वेलोसिटी, ये भी दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, तो 2v हो गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना। और पास आने की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मतलब मूविंग टूवर्ड्स, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जिसे आप बोलते हो, वो u आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला 1 की वैल्यू आ जाएगी 2v/u के बराबर। यहाँ से आप इस m1 को इधर ले आते, तो बताइए m1 और इधर आता है u प्लस 2v, u प्लस v, है ना। ये यहाँ पे क्या आ जाता, ये v इधर आता, तो u प्लस v इक्वल्स टू m2v, ये आ जाता बच्चों। यहाँ से आप u की जगह 2v लिख सकते हैं, u की जगह 2v भी आ जाता, u की जगह 2v आ जाता, तो m1 और u की जगह 2v लिखते, 2v और v कितना हो जाता, 3v इक्वल्स टू m2v। बच्चों यहाँ से m1/m2 1/3 आ जाता, देख लीजिए, m2 को नीचे ले जाओगे तो ये v से v कैंसिल हो गया, और ये m2 नीचे आ जाएगा, तो m1/m2 की वैल्यू मेरे को वहां से दिख रही है 1/3। 1/3 जो ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। याद करना है, बढ़िया सवाल है। मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण, प्रत्यावस्थान गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इनकी क्वेश्चन लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए इसको डिलीट करते हैं बच्चों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें आपको क्या बोला हुआ है, 3 balls are dropped from top of a building with equal speed but different angle. Ball strike ground with velocity v1 then. बच्चों ये बताइए, हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी है कि v1 v2 v3 में क्या रिलेशन होगा। बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, ऊर्जा संरक्षण लगाइए। देखिए इनिशियली इन सब की हाइट सेम है, इनिशियली इन सब की हाइट क्या है, सेम है, ऊंचाई सेम है, और ये बताइए मेरे को इक्वल स्पीड भी है, इक्वल स्पीड भी है। तो ये बताओ, यहाँ पे किसी की भी मैं एनर्जी लिखता तो हाफ mv² प्लस mgh आती कि नहीं आती, यही आती। पहले वाले की भी यही आती, दूसरे वाले की भी यही आती, तीसरे वाले की भी यही आती, क्योंकि सबकी हाइट भी सेम है, तो सबका mgh भी सेम, और सबकी वेलोसिटी भी, स्पीड भी सेम है, तो हाफ mv² भी सेम। बताइए जब ये नीचे आएंगे तो पहली बॉल के लिए इसको आप हाफ mv1² के बराबर करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे आने पे केवल वेलोसिटी रह गई। दूसरी बॉल के लिए इसी को आप किसके बराबर करोगे, हाफ mv2² के बराबर। तीसरी बॉल के लिए इसी को आप हाफ mv3² के बराबर करोगे। यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि v1 v2 v3 क्या होगा, सेम होगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लिखवाते भी हैं कि फाइनल स्पीड अगर आपको देखनी है तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एनर्जी। जिसकी इनिशियल एनर्जी, जिसकी प्रारंभिक ऊर्जा ज़्यादा होगी उसी की फाइनल स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। बट यहाँ पे इनिशियल एनर्जी, यहाँ पे प्रारंभिक ऊर्जा सबकी सेम है,
और बिकॉज प्रारंभिक ऊर्जा सबकी सेम है, बिकॉज इनिशियल एनर्जी सबकी सेम है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी भी सबकी सेम होगी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से सी इसका ऑप्शन आ जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, आपको एंगुलर वेलोसिटी, आपको क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, आपको ओमेगा चाहिए पार्टिकल का ओरिजिन के सापेक्ष, है ना। तो ये वैल्यू आपको चाहिए, कोणीय वेग चाहिए, ओमेगा चाहिए पार्टिकल का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो एक फॉर्मूला होता था v इक्वल्स टू ओमेगा आर, कोई नया फॉर्मूला याद करना नहीं है, ओमेगा की वैल्यू v बाय आर आ जाएगी। अब ओमेगा आपको p का चाहिए ओ के अबाउट, तो v भी p का ओ के अबाउट और r भी p का ओ के अबाउट लिखना पड़ेगा। याद रखना है ये r और v परपेंडिकुलर होने चाहिए। जब लंबाई के, जब लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी आप दोगे ना तभी चीज़ें घूमेंगी। तो ये v और r परपेंडिकुलर होंगे तभी घूमेगी, तभी ओमेगा आएगा। p और o, r p और o मतलब ये पार्टिकल रहा, ये कण रहा, ये o रहा, तो इन दोनों के बीच की दूरी ये r p और o आ जाएगा। ये कितना है, ये 4 है, ये कितना है, ये 3 है, ये निर्देशांक कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो ये दूरी 5 आ जाएगी। तो ओमेगा की वैल्यू नीचे तो इधर 5 आ गया, ये तो नीचे 5 आ गया, ऊपर VPO लिखा हुआ है। VPO मतलब वो वेलोसिटी जो इस r के परपेंडिकुलर होगी, तो हमें ये वेलोसिटी बनानी पड़ेगी, ये जो इसके परपेंडिकुलर है। बच्चों ये वाला एंगल अगेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे z दिख रहा है, तो ये 2 का, इस 2 का इधर घटक, इस 2 का इधर कंपोनेंट आएगा 2 cos थीटा, और ऊपर आ जाएगा 2 sin थीटा। तो ये 2 sin थीटा इस 5 के परपेंडिकुलर है, तो ऊपर 2 sin थीटा लिख दो, बस यही आंसर है। 2/5 तो था ही बच्चों, यहाँ से sin थीटा दिख रहा है 4/5, तो 4/5 आ गया, यानी 8/25 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। घूमने की डायरेक्शन चाहिए, ओरिजिन के अबाउट मतलब ओरिजिन पे कील लगाई हुई है, इस तरीके से वेलोसिटी है तो ऐसे घूमेगा ये। तो उंगलियों को अगर आप ऐसे घुमाते तो अंगूठा बाहर की तरफ आ जाता, बाहर की डायरेक्शन जो भी होती है प्लस k कैप होती है, यानी कि 8/25 प्लस k कैप इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें मैग्नेटिक सब्सटिबिलिटी की वैल्यू दे रखी है, हमें मालूम है x और टेम्परेचर, क्यूरीज लॉ, ये इनवर्स रेशियो में होता है। x की वैल्यू आपको दे रखी है 2.8 इंटू 10⁻⁴, कितने टेम्परेचर पे, 350, तो नीचे 350 लिख दिया। बाद में x की वैल्यू निकालनी है, जब टेम्परेचर कितना है 300, तो ऊपर 300 आ गया। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 35, उधर गया 30 नीचे आया, और 2.8 इंटू 10⁻⁴। बच्चों ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 7/6 इंटू 2.8 इंटू 10⁻⁴। 7/6 मतलब 1 से बड़ा नंबर है, थोड़ा सा ही बड़ा होगा, 2.8 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर, 2.8 से ये तो कम है, 2.8 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर, यही दिख रहा है, सी ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है, क्यूरीज लॉ, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ गए बच्चों अपन। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 13 ओम। बच्चों एक एमीटर है, मतलब रेजिस्टेंस मान लो, एमीटर प्रतिरोधी है, इसमें 13 ओम है इसका रेजिस्टेंस, 13 ओम, और 100 एम्पियर करंट मेजर कर सकता है, तो 100 एम्पियर करंट इसमें से जा सकता है। अब आपको इसमें मेजर करना है 750, तो इसी में आपको 750 एम्पियर करंट मेजर करना है। तो आप इसको एक रास्ता दे दो, एक और रास्ता दे दो। देखो 750 में से 100 इधर चला गया, तो इधर से 650 जाना चाहिए। मान लो ये R है, समझ लो, जो जो बोला गया बस बना लो। बताओ ये पैरेलल है, समांतर क्रम है, तो पैरेलल में V सेम होता है, V की वैल्यू IR आती है, तो ऊपर IR कितना आ गया, I इंटू R, I की वैल्यू 100, R की वैल्यू 13 IR, और नीचे IR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I की वैल्यू 650, R की वैल्यू R। बच्चों ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, R की वैल्यू 2 ओम, यानी कि डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एमीटर का क्वेश्चन है और ये पहले भी नीट में आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में आपको R की वैल्यू, हर रेजिस्टेंस, हर प्रतिरोध 5 ओम का है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A और B के बीच में। ये रहा A और ये रहा B पॉइंट, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बच्चों एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना देते हैं ऐसे, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी। इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे बच्चों ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट से आप इसको तोड़ने वाले हो, इसको तोड़ना पड़ेगा लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी है तो ये वायर टूटेंगे भी ऐसे ही, मतलब ये इस तरीके से टूट जाएंगे, ये ऐसे टूट जाएगा और ये ऐसे टूट जाएगा, समझ रही है, इस तरीके से टूट जाएंगे ये। अब बताइए मेरे को, अब आपको सर्किट वापस से मैं बना देता हूँ। देखो ये A है, ये B है, A और B के बीच में ये R है, A और B के बीच में ये R है, ये तो बना लिया मैंने। और इसी R के ऊपर ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये ऐसे R और R ये भी जुड़ा हुआ है। और यहाँ से एक R आया है, ये एक R आ रहा है ऐसे, इधर से भी एक ही आ रहा है, इधर भी एक R आ रहा है ऐसे, और इसके ऊपर भी ये तीनों लगे हुए हैं। मतलब ये आप इस तरीके से ये और रेजिस्टेंस लगा लीजिए। अब सीरीज पैरेलल से आंसर आएगा। देखिए ये R और R, ये 2R बनाएंगे सीरीज में, ये 2R और R पैरेलल में आ जाएगा, मतलब 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, ये आ जाएगा 2R/3। कैसे आया 2R/3? ये R और ये R थे सीरीज में, तो R और R 2R बन गए। ये 2R इस R के साथ पैरेलल में था, 2R और R पैरेलल में, R1 और R2 पैरेलल में, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो वही अपन ने यहाँ पे 2R/3 लिख दिया है। और 2R/3 के साथ ये R और ये R भी सीरीज में है, तो ये R और R कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा, यानी 2R/3 प्लस 2R, 2R/3 प्लस R और R 2R आ जाएगा। तो एलसीएम लेके ये कितना हो जाएगा? 8R/3। तो ये ऊपर वाली सब राम कहानी कितनी हो गई? 8R/3 की हो गई। और बच्चों नीचे देखेंगे A और B के बीच में, तो A और B के बीच में भी R और R ये सीरीज में थे और इसके साथ ये R पैरेलल में था, तो ये 2R और R वापस से कितना बनाते? 2R/3 बनाते। मतलब लास्ट की स्टोरी ये बाकी रह गई, A और B के बीच में लगा हुआ है 2R/3, ये 2R/3 है। और इसके ऊपर ये सब क्या लिखा हुआ है? ये ऊपर इसके तरफ लिखा हुआ है 8R/3। तो कुल मिला के 2R/3 और 8R/3 पैरेलल में है, 2R/3 और 8R/3 पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 फॉर्मूला लगा दो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 फॉर्मूला लगा देना। ऊपर ये 8 2 मतलब 16 अपॉन 9 R स्क्वायर, नीचे 8 2 10 R अपॉन 3, एक R से ये R कैंसिल हो गया बच्चों, है ना। 3 से ये 3 आ गया, तो ये 10/1, तो 16 R अपॉन 30, 3 और 10 30 हो जाएगा। R की वैल्यू 5 दे रखी थी, यहाँ पे 5 लिखोगे तो 5 को ये 6, 16/6 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करोगे, 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6, 8/3 ओम, 8/3 ओम इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आंसर आ जाएगा 8th क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसमें जो जो पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं कॉपी में वो अच्छे से पढ़िए। और लाइन ऑफ सिमेट्री का ये क्वेश्चन था, बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर R व्हेन करंट I फ्लोज थ्रू इट फॉर 2 सेकेंड इज गिवन बाय। बच्चों इन कैलोरीज, कैलोरी में निकालनी है। तो हीट बच्चों याद रखना, पावर का फॉर्मूला होता था H/T और पावर का ही फॉर्मूला होता है dH/dt। अगर करंट कांस्टेंट होता है, I नियत होता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और I चेंज हो रहा होता है तो हम ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ I कांस्टेंट है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P = H/T, तो H की वैल्यू आ जाएगी P × T। पावर का फॉर्मूला होता है I² R, पावर का फॉर्मूला होता है I² R और T की जगह T है। बच्चों ये जूल में आंसर आता है, ये आंसर जूल में आता है।
आपको कैलोरी में चाहिए तो इसे 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2, आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि कैलोरी में चाहिए था अपने को, जूल में चाहिए तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना, आई स्क्वायर आर टी बन जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन इसी में। क्वेश्चन नंबर 10th में आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बच्चों यही बोला गया है आपसे कि सारे मीटर्स को आइडियल मानना है, सारे जितने भी मीटर हैं आइडियल हैं। वोल्ट मीटर 3 की रीडिंग 6 वोल्ट है बच्चों, इसकी रीडिंग दे रखी है 6 वोल्ट, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का विभवांतर पोटेंशियल 6 वोल्ट आपको दिया गया है। और अगर 6 वोल्ट दिया हुआ है विभवांतर, तो आपको पावर सप्लाइड बाय सोर्स बतानी है, कितनी सोर्स ने पावर दी होगी। बच्चों पावर का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर से निकाल सकते हो कि पावर कितनी दी होगी, आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर मतलब टोटल आई चाहिए होगा अपने को, टोटल आई निकालना, और आर मतलब टोटल आर चाहिए होगा। वी स्क्वायर बाय आर भी निकाल सकते हो, लेकिन उसमें वी भी नहीं पता होगा, आर भी नहीं पता होगा, मतलब आर भी निकालना पड़ेगा, वी भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आसानी से आ जाएगा फॉर्मूले, तुम वी स्क्वायर बाय आर भी लगा सकते थे, उससे भी आंसर आता, बट मेरे को समझ में आ रहा है कि वी और आर निकालना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि वी निकालने में ये 6 वोल्ट दिया हुआ है, इसका भी वी निकालना पड़ेगा तुम्हें। आई निकालना ज़्यादा आसान पड़ेगा, कैसे पड़ेगा ये बताओ मेरे को। ये 6 वोल्ट है, तो यहाँ भी विभवांतर, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा। इसमें V इक्वस टू आई आर लगाओ, V इक्वस टू आई आर की वैल्यू 10, यहाँ से I आएगा 6/10, यानी इसमें से करंट कितना जाएगा 6/10 एम्पियर। बच्चों यहाँ भी 6 वोल्ट है, इसके लिए भी V इक्वस टू आई आर लगाओ, V की वैल्यू 6 है, I R की वैल्यू 20 है, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 6/20, I की वैल्यू कितनी आ गई 6/20, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा 6/20। तो फिर टोटल करंट कितना आया होगा, अगर यहाँ से करंट जा रहा है 6/10, यहाँ से करंट जा रहा है 6/20, तो टोटल करंट कितना आया होगा, दोनों ऐड कर दो, 6/10 प्लस 6/20, इतना ही करंट तो आया होगा। 20 एलसीएम ले लो, तो 20 एलसीएम ले लोगे तो 20 मतलब 12 और 6 18 आ जाएगा, और ये 9/10, ये टोटल करंट आ रहा है 9/10। तो आई स्क्वायर आर में ये फॉर्मूला लगाया, आई की वैल्यू 9/10 का स्क्वायर, आर बच्चों आर कितना हो जाएगा, ये 20 और 10 पैरेलल में है, 20 और 10 पैरेलल में कितना हो जाएगा 20 × 10 अपॉन 20 + 10, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी 20/3। तो 20/3 तो ये आ गया, प्लस 30 इसके क्या है सीरीज में, तो प्लस 30 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 330 यानी 90, 110/3, 110/3 ये टोटल रेजिस्टर आ जाएगा 110/3, 110/3। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा अपने पास आई स्क्वायर आर का। बोलिए ये कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 10 का स्क्वायर 100 और 110/3। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 7 आ गया ये, तो 27 × 11/10, तो ये 1.1 आ जाएगा यहाँ से, तो 27 × 1.1, तो ये 27, ये 27, ये 7, ये 9, ये आ जाएगा 29.7, 29.7 लगभग कितनी पावर निकलेगी 30 वॉट, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप टोटल V निकाल लेते, ये 6 वोल्ट आया और हमारे पास करंट कितना आ गया था 9/10, 9/10 करंट यहाँ से गुजरता तो यहाँ का भी V आ जाता, ये वाला V और 6 जोड़ देते टोटल V आ जाता, V स्क्वायर इंटू आर, V स्क्वायर अपॉन आर, उससे भी आंसर आ सकता था, लेकिन उसमें V भी निकालना पड़ रहा है, यहाँ पे I डायरेक्टली आ रहा है, आसान तरीके से आ रहा है, तो 30 वॉट डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 11 अपने को दिया हुआ है और इसमें बोला हुआ है कि व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, ये स्विच दिया हुआ है, जब ये स्विच क्लोज हो जाता है तो कितना चार्ज y से x जाता है। पॉइंट y दिया नहीं गया, ये पॉइंट y मानना है बच्चों आपको, ठीक है, ये पॉइंट y है, y से x कितना चार्ज जाता है। शुरुआत में ये स्विच है क्लोज नहीं है, ये ओपन है, मतलब यहाँ पे कोई भी तार नहीं होगा।
अब यहाँ पे कोई भी तार नहीं है तो बच्चों होगा क्या, ये दोनों सब पैरेलल में हैं, तो इसको अगर आप 0 वोल्ट बोल दो और इसको 9 वोल्ट बोल दो तो ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा और ये 9 वोल्ट हो जाएगा। पैरेलल है तो पैरेलल में V तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, समांतर क्रम में V क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब बच्चों ये दोनों किस में हैं, ये दोनों मेरे को सीरीज में दिख रहे हैं, ये दोनों मेरे को दिख रहे हैं सीरीज में या श्रेणी क्रम में। सीरीज या श्रेणी क्रम में बच्चों Q सेम होता है, Q क्या होता है, सेम होता है। और अगर Q सेम होगा तो Q बराबर CV होता है, मतलब C और V व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, C और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसलिए C1/C2 कितना दे रखा था, 3/6। C1 की वैल्यू 3 है, C2 की वैल्यू 6 है, वो आ जाता V2/V1। तो यहाँ से V2 कितना आता, V2 को 3 वोल्ट मिलता है, ये 3 वोल्ट हो जाता और ये हो जाता बच्चों 6 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि टोटल 9 ही है तो 9 का 3 और 6 में डिवाइड करोगे तो 3 और 6 ही मिलेगा उसे। तो बताइए इसको चार्ज कितना मिलेगा, 3 माइक्रोफेरेड को चार्ज कितना मिलेगा, चार्ज होता है Q बराबर CV। C की वैल्यू 3 थी, V की वैल्यू 6 है, तो 3 6 जब बच्चों कितना हो गया, 18 माइक्रोकूलम। ये इसका चार्ज होगा और इसका चार्ज भी यही आएगा बच्चों, 18 माइक्रोकूलम ही आएगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, अब आप इनकी प्लेट्स को देख लेना बच्चों, ये इनिशियली शुरुआत में इस तरीके से ये बनाया हुआ है। यहाँ पे होगा +18 कूलम, यहाँ पे होगा -18, यहाँ पे +18, यहाँ -18, क्योंकि ये इस तरीके से बैटरी से जुड़ा हुआ था, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, है ना। और अभी यहाँ पे कोई तार नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे अभी कोई भी तार ये ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है। बच्चों बताइए इन प्लेट्स पे टोटल चार्ज कितना है, इन प्लेट्स पे टोटल चार्ज अभी 0 है, -18 और +18 कितना है, 0 चार्ज है। अब क्या करते हैं अपन, अब आपने इसको जोड़ दिया ऐसे, अब आपने स्विच S को क्लोज कर दिया। बच्चों क्लोज कर देंगे, कुछ बोला हुआ नहीं है तो स्टेडी स्टेट साम्य अवस्था माननी पड़ेगी। साम्य अवस्था मतलब ये दोनों टूट जाएंगे, ये दोनों संधारित्र, ये दोनों कैपेसिटर टूट जाएंगे। और अगर ये दोनों कैपेसिटर टूट गए तो जो इसका विभवांतर आएगा वही इसका विभवांतर आएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों का V सेम हो जाएगा, जो इसका V आएगा उसका भी V यही आएगा। बच्चों इस सर्किट में आप V = IR लगा दो पहले। V की वैल्यू 9 है, V की वैल्यू कितनी है, 9। I की वैल्यू पता नहीं है, R की वैल्यू भी 9 आएगी बच्चों, क्योंकि ये 3 और 6 सीरीज में कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में 9 आ जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, कोई बेंच रखी हुई है यहाँ पे लग रहा है, कोई बात नहीं, I की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर के बराबर। अगर I 1 एम्पियर आया तो ये 1 एम्पियर करंट ऐसे आएगा, यही 1 एम्पियर करंट इधर जाएगा। बताइए इस 3 ओम रेजिस्टर का इसका विभवांतर कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V = IR होता है, I की वैल्यू 1, R की वैल्यू 3, I × R की वैल्यू 3 वोल्ट आ जाएगी। बच्चों इसका विभवांतर 3 वोल्ट है तो इसका विभवांतर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 3 वोल्ट आएगा। और 1 एम्पियर करंट जब इसमें जाएगा तो 1 × 6 यानी 6 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट आ जाएगा। तो बच्चों चार्ज बताइए कितना आएगा, Q = CV होता है, C 3 है, V भी 3 है, तो यहाँ पे 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो बाद में कुंजी बंद करने के बाद में, की लगाने के बाद में ये कैपेसिटर्स ऐसे हैं, लेकिन इसके पास अब +9 चार्ज है, इसके पास -9 चार्ज है, क्योंकि Q = CV होता है, C की वैल्यू भी 3 है और V की वैल्यू भी 3 है। Q = CV, C की वैल्यू बच्चों 6 है और V की वैल्यू भी 6 ही है। 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36, तो इसके पास +36, इसके पास -36 चार्ज आ जाएगा। ये बताइए अब यहाँ पे ना ये इस तरीके से जुड़ी हुई है Y और X। ये बताओ पहले तो -18 और +18, पहले इन प्लेट्स पे टोटल चार्ज 0 था, लेकिन अब बताइए आप मेरे को, अब अगर इन दो प्लेट्स को लेते हैं अपन, तो अब इन दो प्लेट्स के पास कितना चार्ज हो गया है, -9 और +36 यानी 27 चार्ज आ गया है। कहाँ से आया होगा वो चार्ज, वही चार्ज इस ब्रांच से आया होगा ऊपर। यही पूछा था आपसे कितना चार्ज आएगा, 27 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। बढ़िया सवाल है बच्चों ये। आपको पहले चार्ज कन्वर्सेशन देखिए, ये दोनों प्लेट्स हैं ना, अगर मैं इसको वापस से हटाऊं एक बार तो आप ऐसे समझिए कि शुरुआत में यहाँ पे क्या रहा होगा, ये दोनों, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ये और किसी से जुड़ी हुई नहीं है,
ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये और किसी से जुड़ी हुई नहीं है। शुरुआत में चार्ज निकालने की जरूरत भी नहीं थी। शुरुआत में ये सीरीज है, श्रेणी क्रम में चार्ज सेम होता है, तो इस पे प्लस क्यू होगा तो इस पे माइनस क्यू होगा। तो शुरुआत में चार्ज इन पे 0 था, वो तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी। बाद में जब आप चार्ज निकालोगे ना तो इस पे चार्ज आ जाएगा -9 का इधर, और इधर आएगा +27 का, +36 का चार्ज। ठीक है, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट आएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट आएगा, तो -9 और +36 आता है 27। तो इन्हीं प्लेट्स के पास अब चार्ज 27 आ गया। कहाँ से आया हुआ है? कहाँ से आएगा? कहीं ना कहीं कांटेक्ट होना चाहिए, हवा में तो चार्ज फ्लो करता नहीं है, तो एक तार जुड़ा हुआ है, यहीं से 27 चार्ज आया होगा, तभी इनको 27 चार्ज मिला होगा। तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा डी इस क्वेश्चन का। चलिए बच्चों, बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, उस पे चलते हैं अपन। बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। 2 स्फीयर्स की रेडियस दी हुई है बच्चों, 2 स्फीयर की त्रिज्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है 2 और 3 सेंटीमीटर में है वो, और सेम पोटेंशियल। बच्चों इनके विभव सेम है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 का रेशियो निकालना है बच्चों। सिग्मा का फॉर्मूला होता था Q/A, तो Q का फॉर्मूला कितना होगा? सिग्मा इंटू A, और A कितना होता है? 4πr²। बच्चों विभव या पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था KQ/R। तो बताइए V का आंसर कितना आ जाएगा? KQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा इंटू 4πr², है ना, जो भी r² है, और नीचे r एक था ही, ये r से r क्या हो गया? एक कैंसिल हो गया। बच्चों आपको विभव कांस्टेंट दे रखा है, V सेम दे रखा है आपको, तो आप V1 और V2 को बराबर कर दो। V1 V2 को बराबर कर दो। V1 की वैल्यू कितनी है? K सिग्मा 4πr, K सिग्मा की जगह सिग्मा 1 और K सिग्मा 4πr1, और दूसरे का कितना आ जाएगा? K सिग्मा 2 4πr2। बच्चों 4π और K से 4π और K कैंसिल हो गया, आंसर आ गया सिग्मा 1/σ2। सिग्मा 1/σ2 पूछा था, इधर R2 है तो R2/R1, R2/R1, R2 है 3, R1 है 2, तो 3/2 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और कई बार नीट में भी ऐसे सवाल आ चुके हैं। फिजिक्स में फॉर्मूले याद करेंगे नीट में तो आंसर्स आ जाएंगे सारे। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा का क्वेश्चन दिख रहा है आपको। पावर डिसिपेटेड पूछी हुई है ना, शक्ति क्षय पूछा हुआ है। शक्ति का तो एक ही फॉर्मूला था, पावर का फॉर्मूला था VRMS IRMS cos phi, VRMS IRMS cos phi, यही फॉर्मूला था। तो VRMS कितना होगा बच्चों? ये जो लिखा हुआ है V बराबर ये 100, ये शिखर मान होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो शिखर मान या पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो, तो ये RMS आ गया। I के आगे I बराबर I0, ये 10 भी क्या है? पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, 10 को भी √2 से डिवाइड कर दो, इंटू cos phi। cos phi होता है बच्चों V और I के बीच में फेज डिफरेंस। बताइए V भी साइन थीटा में है, I भी साइन थीटा में है, तो साइन थीटा और साइन थीटा के बीच में फेज डिफरेंस बच्चों 0 आता, फाई की वैल्यू 0 आती, तो cos 0 1 हो जाएगा। 1000 ऊपर आ गया, 100 इंटू 10 1000, √2 इंटू √2 2 हो गया, 500 वॉट बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का, उनको आप ठीक से सॉल्व कर लेना बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है आपको एक A' है, ठीक है। ये चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है बच्चों, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर एक आपको क्या दे रखी है? इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन दिया हुआ है। उसके बाद सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है, और बी एक बॉल है, कुछ एंगल बना रही है थीटा। आपको एंगल द टेंजेंट ऑफ एंगल मतलब tan थीटा आपको निकालना है। बच्चों आपने नोट्स जो लिखवाए थे मैंने वो पढ़े होंगे, उसमें ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बताए हुए हैं आपको। और अभी डेरिवेशन कर देते हैं अपन बच्चों। ये यहाँ पे ये जो अपने पास चार्ज है ये प्लस सिग्मा है, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होता है, ऐसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है QE, नीचे धरती माता का फोर्स लगेगा mg, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते तो ये एंगल भी थीटा ही हो जाता,
क्योंकि यही वर्टिकल के साथ रस्सी का एंगल थीटा, वर्टिकल के साथ ऊर्ध्वाधर के साथ रस्सी का एंगल थीटा। यहाँ से टेन थीटा दिख जाएगा बच्चों आपको। टेन थीटा कितना दिख जाएगा? QE अपॉन mg, QE अपॉन mg दिख जाएगा। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, ये QE लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। Q की वैल्यू Q रहने दीजिए, सिग्मा की वैल्यू होती है बच्चों सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू mg। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, टेन थीटा का आंसर आ जाएगा Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg, Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आपको आंसर दिख जाएगा बच्चों। ठीक है, तो याद करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ चुका है। फॉर्मूले डायरेक्टली याद कराते हैं, रस्सी द्रव्यमान निकाय स्ट्रिंग मास सिस्टम पढ़ाते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें याद कराते हैं टेन थीटा x/2y भी होता है और टेन थीटा QE/mg भी होता है। वो याद होगा तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि वोल्टेज दिया हुआ है 500 ओम का। बच्चों ये जो 500 ओम है इसका वोल्टेज 5 वोल्ट दिया गया है और अपने को R2 की वैल्यू चाहिए। बच्चों ओम भैया को याद करो, ओम्स लॉ लगा दो केवल इसके लिए, 500 के लिए ओम्स लॉ लगाओ। V = IR। इसका V कितना है? 5। इसका I कितना है पता नहीं, इसका R कितना है? 500। I की वैल्यू 1/100 आ गई, मतलब इसमें से जाने वाला करंट 1/100 है, तो इसमें से करंट 1/100 जा रहा होगा। बच्चों ये जो ऊपर वाली ब्रांच है, ये जो ऊपर वाली ब्रांच है और ये जो नीचे वाली ब्रांच है, इसमें V सेम आएगा और कितना आएगा वो बताइए। इस ऊपर वाली ब्रांच का V होगा IR के बराबर इस पूरे के लिए। इस पूरे में I जो करंट इस 500 में जाएगा वही पूरा करंट भी जा रहा होगा, तो वही 1/100 लिख लेना। R की वैल्यू 500 और 100 कितना हो जाएगा बच्चों? 600 हो जाएगा। बच्चों 6 वोल्ट आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट आया है। ठीक है, ये विभवांतर 6 वोल्ट आया है। अगर अपन बनाएं तो ये 6 वोल्ट आया। बच्चों ये 6 वोल्ट है तो इसको 12 वोल्ट होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा 12 वोल्ट? 12 वोल्ट इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि ये टोटल 18 दिया हुआ है। बच्चों इसके लिए अब V = IR लगा दो। V है 12, I की वैल्यू पता नहीं क्या है, R की वैल्यू 400, I की वैल्यू आ जाएगी 12/400। 4 से कैंसिल करोगे, 4 3 जा 12, 3/100 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ से करंट आ रहा था 3/100, 3/100 करंट आया। ऊपर कितना करंट गया है यहाँ पे मैं बताऊँ, 3/100 करंट आया। 3/100 करंट आया, ऊपर कितना चला गया 1/100, तो नीचे कितना करंट जाएगा 2/100। यही तो करंट विभाजित हो रहा है, यही तो करंट डिवाइड हो रहा है। बच्चों इसके लिए V = IR लगा दो। इसका V कितना है? ये पैरेलल में थे, पैरेलल में समांतर क्रम में V की वैल्यू 6 ही रहेगी, तो इसका V है 6 = I की वैल्यू 2/100 और इसका R कितना है? R2 ही चाहिए था आपको। 2 से इसको कैंसिल किया, 3 आ गया, 100 इधर चला गया बच्चों। R2 की वैल्यू आ गई 300 ओम के बराबर। 300 ओम C इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवालों में कुछ खास फंडे नहीं है, बस ओम भैया को याद करो, V = IR लगाओ और सही से सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं बच्चों। तो बच्चों ये नेक्स्ट 16 नंबर के क्वेश्चन में इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट दे रखी है बच्चों। अपने को एक शीट दे रखी है जो कंडक्टिंग शीट है, कुछ बोला नहीं हुआ है बच्चों, तो शीट को आप थिन शीट मानेंगे, पतली परत मानेंगे और थिन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों σ/2ε0। कुछ नहीं बोला हुआ है तो यही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे। इससे पहला भी है ऐसा ही एक सवाल आया है जिसमें भी NTA का आंसर थोड़ा सा गलत है, वो आपको बता दिया है इससे पहले मैंने। तो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है और अपने को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, प्लस चार्ज है, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होएगा और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, है ना, विभव घटता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो VA का मान ज्यादा होएगा VB से, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होएगा, तो VA बड़ा होएगा, मतलब VA - VB का आंसर पॉजिटिव आने वाला है। हमें VA - VB चाहिए, वो पॉजिटिव आएगा। इसका परिमाण, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? E = -dV/dr होता है। तो यहाँ पे क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है
तो आप यहाँ पे E इक्वल्स टू वी बाय डी भी लिख सकते थे, क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी E इंटू डी। तो E की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और D की वैल्यू कितनी है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, R आ जाएगा। यही आंसर आ जाएगा VA माइनस VB का, ठीक है ना। तो साइन हमने अलग से निकाल लिए थे कि प्लस में आंसर आएगा, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन वो हम अलग से देख लेते हैं। तो डायरेक्शन के हिसाब से पॉजिटिव आंसर चाहिए था, मैग्नीट्यूड या परिमाण ये आना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सिग्मा R बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और भी ऑप्शन है नीचे, बट फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही आ जाएगा, सिग्मा R बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 16th का। तो बच्चों इसको हटा देते हैं अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला हुआ है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए बच्चों। फ्लक्स होता है B इंटू ए, फ्लक्स होता है B इंटू ए। बी कैसे निकालोगे बच्चों, एक फोर्स का फॉर्मूला होता था ILB। बताओ डायमेंशन विमा बल की होती है MLT माइनस 2, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। I होता है एम्पियर, L होता है मीटर या L लेंथ आ जाएगी, और B की जगह B आ गया। तो B की डायमेंशन कितनी आ गई बच्चों, M, L से L कैंसिल हो गया, और MT माइनस 2 अपॉन एम्पियर, ठीक है, MT माइनस 2 और एम्पियर। तो फ्लक्स आ जाएगा बच्चों B की जगह लिख देना MT माइनस 2 और नीचे एम्पियर। ये एरिया है, एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो ये डायमेंशन आ जाएगी M L2 T माइनस 2 A माइनस 1, M L2 T माइनस 2 A माइनस 1। तो बच्चों B इसका सही ऑप्शन आ जाएगा 17th क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों बोला हुआ है कि कूलिंग कर्व बनाया गया है ना, और रेट ऑफ कूलिंग अपन ने रेडिएशन में पढ़ी थी। बताइए रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला था बच्चों, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट अपॉन M इंटू सी, ये फॉर्मूला था, है ना। और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कितनी होती थी, तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा, रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा EA T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 अपॉन M इंटू सी। ये फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला रेट ऑफ कूलिंग का लिखवाते हैं प्रीवोस्ट लॉ के आगे रेडिएशन में, याद होगा तो आंसर आ जाएगा। विच इज़ नॉट ट्रू, गलत बताना है अपने को। तो बोला हुआ है कूलिंग इज फास्टर फ्रॉम अ कैलोरीमेट्री हैविंग लार्जर सरफेस एरिया। बच्चों ये सही कहा हुआ है कि एरिया जिसका ज़्यादा होगा, एरिया जिसका ज़्यादा हो गया, ये एरिया की वैल्यू ज़्यादा होगी तो RC भी ज़्यादा हो जाएगा, ये सही है। हमें गलत बताना है विच इज़ नॉट ट्रू, इसलिए ये सही ऑप्शन नहीं होगा। फिर बोल रखा है कूलिंग इज फास्टर फ्रॉम अ कैलोरीमेट्री पेंटेड ब्लैक। बच्चों जो ब्लैक पेंटेड होगा उसकी एप्सिलॉन एमिसिविटी, उत्सर्जकता अधिक हो जाएगी, एप्सिलॉन अधिक हो जाएगा तो RC भी ज़्यादा हो जाएगा। ये भी सही बोल रखा है, हमें तो गलत पूछा गया था। फिर बोला गया है कूलिंग इज फास्टर फ्रॉम अ कॉपर कैलोरीमेट्री देन स्टील कैलोरीमेट्री। कॉपर और स्टील कैलोरीमेट्री में बच्चों स्पेसिफिक हीट, ये जो C होती है, ये C की वैल्यू स्टील के लिए ज़्यादा होती है। C की वैल्यू स्टील के लिए ज़्यादा होगी, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा स्टील की ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए क्या होगा कि RC स्टील का कम हो जाएगा। और यही लिखा हुआ है कि कूलिंग इज फास्टर फ्रॉम कॉपर, कॉपर की विशिष्ट ऊष्मा, कॉपर की स्पेसिफिक हीट कम होती है, जल्दी गर्म जल्दी ठंडा हो जाता है कॉपर, तुरंत गर्म तुरंत ठंडा हो जाता है ना। तो इसीलिए C की वैल्यू कम होगी कॉपर के लिए, तो C की कूलिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये भी सही है, हमें गलत पहचानना है। और लास्ट में बोला हुआ है रेट ऑफ कूलिंग रिमेन्स सेम। बच्चों रेट ऑफ कूलिंग हमेशा सेम नहीं रहती है, रेट ऑफ कूलिंग वो डिपेंड करती है किस पर, एक्सेस टेम्परेचर पे। तो रेट ऑफ कूलिंग का कर्व भी बनाया जाता था, रेट ऑफ कूलिंग का कर्व इस तरीके से आता था, लास्ट में टेम्परेचर बाहर के सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर आ जाता था, इसीलिए रेट ऑफ कूलिंग बोला हुआ है समान रहेगी। जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, ये बिल्कुल गलत है। डी ही इस क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि ये फॉल्स बोला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ये बोला गया है एस्केप वेलोसिटी। बच्चों एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था √2gm/r। एस्केप वेलोसिटी का
यही फॉर्मूला होता था। क्वेश्चन ने बोला हुआ है इफ अर्थ मास इज इंक्रीजेस टू ट्वाइस, इस मास को डबल कर दिया और रेडियस को हाफ कर दिया, इस रेडियस को हाफ कर दिया। बच्चों हाफ करोगे तो हाफ का 2 ऊपर आ जाएगा, मतलब v प्रोपोर्शनल होता था रूट m बाई आर के। अगर नहीं समझ में आया तो एस्केप वेलोसिटी, इस m को डबल किया है, r को 1/2 किया है, ये 2 ऊपर आएगा तो वेलोसिटी रूट 4 टाइम्स आ जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। और डबल होने का मतलब 11.2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22.4 सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20 में आयरन रॉड की लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर और जॉइन है एल्युमिनियम रॉड जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। सारी कैलकुलेशंस की गई हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे और मेजरमेंट रेफर टू 20 डिग्री सेल्सियस पर है। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दे रखे हैं आपको, अपने को एवरेज एक्सपेंशन कोफिशिएंट बताना है। बच्चों इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता था और फॉर्मूला याद नहीं हो तो ये रॉड्स बनाई अपन ने, ये 2 रॉड्स बना ली हैं, है ना। और इन रॉड की लेंथ है L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2, इनकी लेंथ है L1 L2 और कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा 1 अल्फा 2 है। हम चाहते हैं एक ही रॉड के ये बराबर आ जाए, तो रॉड की लेंथ तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हो जाएगी नई रॉड, लेकिन इसका नेट अल्फा हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इन सब में टोटल बराबर कर दीजिए कि टोटल लेंथ वो किसके बराबर आ जाएगी, L1 प्लस L2 के बराबर। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कि L1 की वैल्यू कितनी आती, L1 की वैल्यू आ जाती है अपने पास L1 और 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, प्लस दूसरे की आ जाती L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। और टोटल के लिए क्या लगाते आप, टोटल के लिए लगाते L1 प्लस L2 और 1 प्लस अल्फा टोटल डेल्टा थीटा। बच्चों फॉर्मूला लिख दिया मैंने कि टोटल लेंथ की वैल्यू कितनी आती है L1 प्लस L2, टोटल लेंथ की वैल्यू वही फॉर्मूला एक ही होता है L1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, L1 प्लस L2 1 प्लस अल्फा टोटल डेल्टा थीटा। अब बच्चों यहाँ से होगा क्या, आप कैंसिल करिए चीज़ें। देखिए यहाँ पे L1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 से L1 आएगा, L2 मल्टीप्लाई होगा 1 से L2 आएगा, ये L1 प्लस L2 1 से मल्टीप्लाई होकर L1 प्लस L2 बनाएगा, तो ये जो 1 1 और 1 है ना ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, है ना। L1 प्लस L2 L1 प्लस L2 और क्या बाकी रहेगा, L1 मल्टीप्लाई होगा अल्फा 1 डेल्टा थीटा से, तो बच्चों ये डेल्टा थीटा ये डेल्टा थीटा ये डेल्टा थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपके पास कितना आएगा, देखिए यहाँ पे बचेगा L1 अल्फा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा L2 अल्फा 2 बराबर यहाँ पे क्या बचेगा L1 प्लस L2 अल्फा टोटल, तो L1 प्लस L2 नीचे आ जाएगा L1 प्लस L2। बच्चों ये अल्फा टोटल का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यूज आपको दे रखी हैं, फॉर्मूला लगाना है L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2। ठीक है, ये डेरिवेशन भी करा दिया है, फॉर्मूला याद होता तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, तो इसको हटा के केवल फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या याद था L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2, ये अल्फा टोटल का आंसर है। तो यहाँ से आप वैल्यूज बता दो। L1 कितना है बच्चों 50 सेंटीमीटर, 50 को मल्टीप्लाई करना है 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 से, तो 50 इंटू 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 लिखो मत, क्योंकि 10 की पावर माइनस 6 ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस 100 इंटू 24। L2 अल्फा 2 L2 कितना है 100 और ये 24 आ जाएगा, नीचे आएगा L1 प्लस L2 कितना है 50 प्लस 100। अच्छा 10 की पावर 6 इधर भी था, 10 की पावर 6 इधर भी था, नीचे 10 की पावर 6 मैं बोल रहा हूँ कैंसिल होगा, लेकिन नीचे 10 की पावर 6 नहीं है, मतलब ऊपर 10 की पावर 6 बाकी रह जाएगा, तो 10 की पावर 6 जो है ना माइनस 6 ये एज इट इज रह जाएगा। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं अगर अपन 50 इंटू 12 ये आता 600, ठीक है, और ये कितना आता, ये आता 2400 और नीचे कितना आ जाता 150, तो ये ऊपर कितना आ जाता 3000, नीचे आता 150 इंटू 10 की पावर माइनस 6, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल है, ये दिख रहा है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6। सी इस क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा। इसका डेरिवेशन भी मैंने बता दिया आपको, क्योंकि
नॉर्मली इसके क्वेश्चंस आते नहीं है, बट इन्होंने पूछा हुआ है तो डेरिवेशन करना आना चाहिए आपको एक्सपेंशन वाले चैप्टर में। तो ये याद कर लेना बच्चों कि अगर सीरीज में आप रॉड्स को लगा रहे हो तो टोटल अल्फा होता है अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 अपॉन L1 प्लस L2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे बोला गया है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मीय चालकता कॉपर की 9 टाइम्स दे रखी है स्टील से। अगर स्टील की आप ये के मानते हो तो कॉपर की 9 के माननी पड़ेगी, ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर आपसे पूछा हुआ है, यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा बच्चों। ऐसे हीट फ्लो होगी, हीट हाई से लो जाती है 100 से 0 की तरफ जाएगी। बच्चों करंट सेम है, इसमें करंट सेम है तो V = IR लगा दीजिए। करंट सेम है तो V = IR लगा दीजिए, मतलब V और R प्रोपोर्शनल आ जाएगा। I सेम है, V और R, V का मतलब होता है डेल्टा थीटा इस चैप्टर में। ठीक है, और R का मतलब रेजिस्टेंस। बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, L/KA। इसका L कितना था बच्चों 18, K है 9K × A, इसका L होगा L/KA। तो ये कितना दिख रहा है, ये है 2/KA, ये है 6/KA। ठीक है, अगर इसको तुम R मानते हो रेजिस्टेंस को तो ये 3R दिख रहा है, क्योंकि 2 का 3 गुना है ये, तो ये R है, ये 3R है, तो ये डेल्टा थीटा 1 डेल्टा थीटा 2। ये V का मतलब क्या होता है इस चैप्टर में, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, विभवांतर का काम यहाँ पे तापांतर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस का काम यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस करता है। डेल्टा थीटा 1 डेल्टा थीटा 2, R1 R2, तो R और 3R आ जाएगा, मतलब ये रेशियो 1:3 आएगा। बच्चों 1:3 में बांटना है आपको टोटल डिफरेंस को। बताइए टोटल डिफरेंस कितना था, 100 और 0 का टोटल डिफरेंस था 100, तो 100 में से 1 वाले को कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा 100 का, मतलब 25 का डिफरेंस मिलना चाहिए। 25 का डिफरेंस आने के लिए इसको होना पड़ेगा 75 डिग्री सेल्सियस, तभी तो 100 माइनस 75, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 25 के बराबर। ऐसे ही इससे निकालते तो इसको 3/4 मिलता, 3/4 100 का मिलता, मतलब 75 का डिफरेंस मिलना चाहिए था। देख लीजिए 75 माइनस 0, 75 का डिफरेंस मिल जाएगा, तो 75 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर है। ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्टाइल में कर लो इसे, आसानी से आंसर आ जाएगा। इक्वेशन बना के भी कर सकते थे, इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाएगा। 22 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, चेंज हो रहा है P1 V1 से P2 V2, द क्वांटिटी विच विल रिमेन्स सेम विल बी। बच्चों ये P1 V1 से P2 V2 तक आप जा रहे हो, 2 डिफरेंट प्रोसेस हैं। बच्चों इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, Q = U + W होता था, डेल्टा U की वैल्यू होती है Q - W। बच्चों याद रखना डेल्टा U वो केवल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, डेल्टा U केवल प्रारंभिक अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। तो Q - W ये सेम रहेगा, क्योंकि 2 अलग अलग रास्ते हैं, बट इनिशियल और फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु तो समान है, इसीलिए Q - W इसी को आप बोलोगे डेल्टा U, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, इंटरनल एनर्जी में चेंज, जो सेम रहेगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है आपसे, अ करंट I फ्लोज अलोंग लेंथ ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल्ड पाइप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो एक करंट I है, अनंत लंबाई के सीधी पतली दीवार वाली पाइप में जा रहा है। तो एक ये इस तरीके से करंट I जो है वो फ्लो हो रहा है इसमें। ठीक है, थिन वॉल्ड है, इसकी जो अनंत लंबाई है, लेकिन इसकी दीवार जो है ना वो बहुत पतली है। इसमें I लंबाई के सीधी पतली दीवार वाली पाइप में ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये बताइए मेरे को, क्वेश्चन ने बोला है मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट इनसाइड पाइप इज सेम बट नॉट जीरो। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले पॉइंट्स पे कितना होता था, अगर ये सॉलिड होती है ना, ये सॉलिड पाइप होती, सॉलिड पाइप है ना। अब ये थिन वॉल्ड बोल रखी है, मतलब अंदर से हॉलो है ये,
अंदर से इसको हॉलो मानना पड़ेगा, खोखला मानना पड़ेगा, क्योंकि इसकी दीवार बहुत पतली है। अगर दीवार है इसका मतलब अंदर से खोखली है, तभी तो उसकी दीवार रही होगी, है ना। तो अंदर से ये हॉलो है बच्चों। अगर अंदर से ये हॉलो है तो इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, बोल रखा है अंदर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो, ये गलत आ गया। द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज जीरो, ये बिल्कुल सही आ जाएगा बच्चों। द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो ओनली ऑन द एक्सिस ऑफ द पाइप, वो गलत आ गया बच्चों। अंदर हर पॉइंट पे जीरो होएगा, अंदर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होएगा, एक्सिस पर भी जीरो होएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द पाइप, ये गलत हो गया। बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। थिन पाइप ले रखी है ना, पाइप मतलब खोखला बेलन ले रखा है, ऐसा मान लीजिए आप। हॉलो सिलेंडर है जिसमें जो वॉल है ना, जो दीवार है, बहुत पतली सी है, अंदर कोई करंट ही नहीं होगा, इसलिए अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कंडक्टिंग रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ 1 मीटर दे रखी है, मास 1 किलोग्राम दे रखा है, इज सस्पेंडेड बाय 2 वर्टिकल वायर्स। 2 वायर्स हैं, 2 वायर्स से इस रॉड को ऐसे बांध दिया गया है। ये वायर्स हैं, वायर्स से रॉड को बांध दिया गया है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, बी की वैल्यू दे रखी है 2 टेस्ला इज अप्लाइड। नाउ द करंट इज पासिंग एज टू मेक द टेंशन इन द वायर्स जीरो इज। बच्चों वायर्स में टेंशन जीरो कैसे होगा, नीचे mg लग रहा है तो ऊपर ILB फोर्स आ जाना चाहिए। अगर ऊपर ILB फोर्स आ जाता तो ILB और mg एक दूसरे को बराबर कर देगा, तो टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बराबर कर दो आप, mg को ILB के बराबर कर दो। डायरेक्शन पूछी नहीं हुई है, वरना डायरेक्शन भी निकाल लेते। m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 10 है, I की वैल्यू निकालनी है, L की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 दे रखी है आपको। I की वैल्यू यहाँ से बच्चों 5 एम्पियर आ जाएगी, 2 नीचे आ जाएगा, 10/2 5 एम्पियर। सीधा सवाल है, समझना पड़ेगा। टेंशन जीरो करनी है मतलब mg और ILB को बराबर करना पड़ेगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है। स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, लेंथ है 0.5 मीटर, कैरिंग करंट 1.2 एम्पियर, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 2 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर। बच्चों ये एक लेंथ है, ये L लेंथ मान लीजिए, है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। बच्चों फोर्स का फॉर्मूला होता था IL क्रॉस B, IL क्रॉस B, है ना। तो यहाँ पे L और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आंसर आ जाएगा ILB साइन थीटा। थीटा मतलब साइन 90। I की वैल्यू आपको दे रखी है 1.2, L की वैल्यू 0.5, B की वैल्यू आपको दे रखी है 2, साइन 90 1 हो जाएगा, 2 और 0.5 कैंसिल हो जाएगा, 1.2 न्यूटन ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला प्रश्न जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में आपसे बोला गया है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन। बच्चों इंक्लाइंड प्लेन पे ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बताइए मेरे को। आप ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएंगे तो नीचे mg साइन थीटा तो नीचे लगता ही था, पता होगा आपको। mg का नीचे कंपोनेंट आता था mg साइन थीटा, है ना, वो तो नीचे लगता ही है। प्लस आप अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो फ्रिक्शन भी नीचे ही लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू आती थी म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू इंक्लाइंड प्लेन पे होती थी mg कॉस थीटा। तो ऊपर ले जाने के लिए मिनिमम फोर्स की जरूरत होती है mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। इतना फोर्स जब आप कम से कम लगाओगे तो ये बॉडी ऊपर चली जाएगी। ये फोर्स आता कैसे है, नीचे बच्चों mg तो लगता ही था, ये एंगल मैंने इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा माना है, तो mg का नीचे की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा mg साइन थीटा। और जब आप इस ब्लॉक को ऊपर ले जाओगे तो फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू होती थी म्यू इंटू एन, म्यू और एन की वैल्यू mg कॉस थीटा। ठीक है, तो ऊपर ले जाने के लिए टोटल कितने की जरूरत पड़ेगी हमें, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। अब क्वेश्चन है क्या बोला है
कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अप, तो ऊपर ले जाने के लिए जितने फोर्स की ज़रूरत होती है इज 3 टाइम्स, तो ये फोर्स है 3 टाइम्स, किसके 3 टाइम्स मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग। बच्चों स्लाइड करने से रोकने के लिए, बताइए स्लाइड करने से रोकने के लिए वो वाला फोर्स इधर लिखना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्यों स्लाइड करना चाहता होगा, नीचे लगता है बच्चों mg sin थीटा, तो ये नीचे जाना चाहता होगा, ये नीचे जाएगा तो इसमें फ्रिक्शन ऊपर आएगा, ऊपर फ्रिक्शन कितना आएगा म्यू mg cos थीटा। बताइए ये क्यों फिसलना चाहेगा, क्योंकि mg sin थीटा ज़्यादा होगा इसीलिए तो ये फिसलना चाहेगा। तो ये कितने फोर्स से नीचे फिसलेगा, ये नीचे फिसलेगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा से, ये इतने फोर्स से नीचे फिसलेगा, तुम इतना ही फोर्स ऊपर लगा दो तो ये रुक जाएगा। बच्चों ये आंसर्स याद होने चाहिए, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को फिसलने से रोकता है, ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए ज़रूरत है। बस इसको सॉल्व कर लो, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। mg से mg और ये mg और ये mg, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर साइन थीटा है, इधर 3 sin थीटा है, तो 2 sin थीटा। बच्चों ये 3 इंटू साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा इधर गया तो 3 sin थीटा माइनस साइन थीटा 2 sin थीटा आ गया। इधर क्या है म्यू कॉस थीटा था, इधर था माइनस 3 म्यू कॉस थीटा, वो इधर आया तो 4 म्यू कॉस थीटा हो गया, 4 म्यू कॉस थीटा। तो नक्कल का कोण चाहिए अपने को, तो एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन चाहिए था, तो ये कॉस को नीचे ले आते हैं तो 2 म्यू इक्वल्स टू tan थीटा आ जाएगा बच्चों। कॉस नीचे आ जाएगा, साइन बाई कॉस tan थीटा 2 और म्यू की वैल्यू दे रखी है 1/2√3, 1/2√3, ये है tan थीटा के बराबर। बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan थीटा 1/√3 आ गया। कितना आ गया tan थीटा, tan थीटा यहाँ से दिख रहा है 1/√3, tan थीटा 1/√3 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो तभी आएगा आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 27। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी का है। एक सैंपल S1 है और एक सैंपल S2 है। सैंपल S1 की एक्टिविटी A1 है। इट हैज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज सैंपल S2। S2 में अगर नाभिकों की संख्या n है तो इसमें 2n नाभिकों की संख्या दी हुई है ना। इसकी एक्टिविटी A2 दी गई है। A2 A1 में कुछ रिलेशन भी दिया गया है। अपने को निकालना क्या है, रेशियो ऑफ हाफ लाइफ निकालनी है, हाफ लाइफ का रेशियो निकालना है। तो बच्चों ये बताइए आप इसमें कि एक्टिविटी होती थी लैम्डा n के बराबर, एक्टिविटी होती थी लैम्डा n के बराबर, तो A1/A2 और वो आ जाता बच्चों यहाँ से λ1/λ2 और n1/n2। ठीक है, लैम्डा का फॉर्मूला होता है बच्चों 0.693/t½ ये फॉर्मूला होता है। मतलब लैम्डा और टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ पे बच्चों वैल्यूज डाल देते हैं अपन A1 A2 की। A1 को तो A1 रहने देते हैं बच्चों अपन। A2 को अगर आप देखेंगे तो A2 आपको कितना मिलेगा, A2 की जगह आ जाएगा 2A1, तो ये 2A1 आ जाएगा। ये λ1 λ2 है। λ1 λ2 क्या है, लैम्डा और टी इनवर्स रेशियो में है, व्युत क्रमानुपाती है। तो λ1 की जगह आपको लिखना पड़ेगा T2 और λ2 की जगह T1। ये T हाफ लिख दिया मैंने। और बच्चों n1 n1 की जगह आप 2n लिख सकते हो और n2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, n2 की जगह आप n लिख सकते हो। बस बच्चों इसी को सॉल्व करना है। n से n कैंसिल होगा, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा और T2/T1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4। आपसे T1/T2 पूछा हुआ था, S1 और S2 की अर्धायु, S1 और S2 की हाफ लाइफ, मतलब T1/T2 पूछा हुआ था। T1/T2 जब आप निकालोगे तो वो आ जाएगा 4/1, 4/1 यानी 4 आपको आंसर दिख जाएगा। यही 27 नंबर का आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन को अपन खत्म करते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ वो चलते हैं अपन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 28 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसमें बोला हुआ है कि हाफ लाइफ ए की 4 डेज है, 4 डे उसकी हाफ लाइफ दे रखी है। द प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियर विल डिके इन 2 हाफ लाइफ। बच्चों डिके होने की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, क्षय होने की संभावना पूछी हुई है, मतलब डिके फ्रैक्शन। आपसे डिके फ्रैक्शन या क्षय भाग जो है वो पूछा गया है। बट जो डिके फ्रैक्शन होता है 1 माइनस रिमेनिंग फ्रैक्शन, रिमेनिंग फ्रैक्शन होता है 1/2 की पावर n। तो आंसर आ जाएगा 1 - 1/2 की पावर n।
n की वैल्यू 2 दे रखी है, 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। डीके फ्रैक्शन पूछा हुआ है, डीके फ्रैक्शन क्षय होने की संभावना 3/4, बचने की संभावना शेष भाग या रिमेनिंग फ्रैक्शन वो 1/4 आ जाता। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 29। बच्चों 29 क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बच्चों आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण है E = k + phi। ग्राफ बनाना है अपने को गतिज ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी में। बच्चों इसको h न्यू लिख लीजिए, इसको k लिख लीजिए, इसको phi लिख लीजिए। गतिज ऊर्जा को y में लिखना पड़ेगा, तो इसको मैंने y बना लिया, इसको मैंने c बना लिया, और ये आ गया m और ये v आ गया x। तो y की वैल्यू आ रही है mx और ये phi इधर चला जाएगा तो -c। y = mx - c। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए इसका ग्राफ ऐसा आना चाहिए था। ये गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो नहीं सकती है, इसलिए ये वाला ग्राफ आपको दिखाया नहीं जाएगा और ये न्यू आ जाएगा। ऐसा जो ग्राफ दिखे, पहला ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन तो ऐसा है नहीं, इसलिए ये तो गलत आ जाएगा। ग्राफ ऐसा आएगा, समझ रहे, सी की वैल्यू माइनस में आएगी, बस ये ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट जो है ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो सही है नहीं, सेकेंड ऑप्शन भी सही नहीं है, इसमें तो सी की वैल्यू 0 हो गई। थर्ड ऑप्शन सही दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, सी की वैल्यू फिर पॉजिटिव है। बच्चों सी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा, y = mx - c। बस ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्या बोला गया है? स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। एक बॉल है, बॉल की रेडियस दी हुई है 1 सेंटीमीटर, डेंसिटी दी हुई है 4 × 10⁻³ ड्रॉप किया गया है कंटेनर में विस्कस लिक्विड जिसकी डेंसिटी ये दी गई है, एंड दिया गया है डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉल इन 0.1 सेकेंड आफ्टर इट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी। बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी जब ये हासिल कर लेगी उसके बाद 0.1 सेकेंड में ये और कितना चलती है ये अपने को इसमें बताना है। चलिए तो टर्मिनल वेलोसिटी आने के बाद ये 1 सेकंड में कितना चलेगी, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं अपन। टर्मिनल वेलोसिटी कब आती है? जब फोर्स 0 हो जाता है। सीमांत वेग मतलब फोर्स 0 आ जाएगा। फोर्स कौन कौन सा लगेगा बच्चों इस पे? नीचे mg लगेगा, नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा। ऊपर क्या लगेगा? ऊपर एक तो लगेगा 6 पाई नीटा rv, ठीक है, ये एक विस्कस फोर्स लगेगा स्ट्रोक्स लॉ से, और एक बायंसी लगेगी, उत्प्लावन बल लगेगा। तो बताइए अब इन सबको बराबर अगर आप करें तो इक्वेशन बन जाएगी mg बराबर उत्प्लावन बल प्लस 6 पाई नीटा rv। ये v ही आपके पास क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी है या फिर सीमांत वेग है। और बताइए mg की वैल्यू, स्फेरिकल बॉल आपको रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर, डेंसिटी दे रखी है, तो m की वैल्यू बच्चों लिख सकते हैं अपन ρ × v। इसकी डेंसिटी ρ मान लेता हूँ मैं, और ये जिसमें जिस लिक्विड में है उसकी डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं। चलिए अपन तो ρ × v × g, m को ρ × v लिख सकते थे। बायोंसी हो जाता सिग्मा vg। बायोंसी या उत्प्लावन बल होता है लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा मानी हुई है v × g, और यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई नीटा rv। ये v को v0 कर देते हैं या vt कर देते हैं, v को vt कर देते हैं, ये टर्मिनल वेलोसिटी है। बाकी v तो क्या थे? बाकी v आयतन थे, वॉल्यूम थे। तो यहाँ से आपके पास vt का फॉर्मूला आ जाएगा। vt का फॉर्मूला कितना आ जाएगा आपके पास? vt का फॉर्मूला ρ माइनस सिग्मा v, रो माइनस सिग्मा और v इंटू जी अपॉन में बच्चों ये आ जाएगा 6 पाई नीटा r। तो यहाँ से आप टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लो। बोलो टर्मिनल वेलोसिटी अगर इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज रखूँ तो रो माइनस सिग्मा करना पड़ेगा। देखिए दोनों घनत्व, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻³ दिखेगा दोनों घनत्वों का अंतर। आयतन वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r³ होता है, लेकिन नीचे एक r है तो ऊपर r² बाकी रह जाएगा। r² मतलब 10⁻² का स्क्वायर है ना बच्चों। 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² का स्क्वायर, और g है, g की वैल्यू 10 आ गई। नीचे बच्चों कितना आ जाएगा? नीचे 6 पाई नीटा, 6
पाई और नीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.1। बच्चों हो सकता है आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला आता था 2/9, वो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 2/9 और उसके आगे आर स्क्वायर, नीचे एन आता था, ऊपर रो माइनस रो आता था, जी आता था। अगर वीटी का फॉर्मूला डायरेक्टली याद हो तो वो लगाते, तब भी वीटी निकल में आ जाता, लेकिन अभी फॉर्मूला याद नहीं हो आपको तो डेरिवेशन भी बताया हुआ है। चलो ये वीटी की वैल्यू बता दो यहाँ से। वीटी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। ये अगर आप देखें इधर तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर आ जाएगा 4, नीचे 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा बच्चों, 3 इंटू 3 आ जाएगा 9, तो 4/9 आ रहा है एक तो, ठीक है, 4/9, ये 4/9 आ गया यहाँ पे। और 10 की पावर 3 है और ये 10 है, तो 10 की पावर 4 और 10 की पावर -4 ये कैंसिल हो गया। और नीचे एक 0.1 बाकी रह गया, नीचे एक 0.1 है तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो Vt की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो Vt की वैल्यू आ जाएगी 40/9, Vt की वैल्यू आ जाएगी 40/9। अब Vt मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी हो चुकी है, अब ये कहीं नहीं जाएगा, अब फोर्स 0 हो गया है तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ ही जाएगा, अब वो समझ रहे हैं आप। और क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस आ जाएगी स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस आ जाएगी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड थी 40/9 और टाइम है 0.1, बताइए 0.1 इंटू 0 यानी 4/9 मीटर्स, तो 4/9 मीटर्स नीचे जाएगा। देखते हैं अपन कौन सा ऑप्शन 4/9 मीटर्स और डाउनवर्ड्स आएगा। 4/9 मीटर डाउनवर्ड्स, डी इस क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा, डी में है 4/9 मीटर नीचे की ओर, तो डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो हमारा आया भी था, हमारा आंसर कितना आया था, 4/9 आया था, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4/9 मीटर नीचे की तरफ, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट बच्चों 31 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चों ये 31 नंबर का क्वेश्चन ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। बाहर एक लिक्विड दिया हुआ है, इस लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एक तो ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या हुआ कि रे ऑफ लाइट आ रही है, मान लीजिए ऐसे ये रे ऑफ लाइट आई और यहाँ पे इसका अपन ने क्या बना लिया, ये परपेंडिकुलर बना लिया इसका, और ये एंगल आएगा बच्चों, ये एंगल कितना आएगा, आई एंगल आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से जाती है यहाँ पे और वापस से ये परपेंडिकुलर बनाया हुआ है यहाँ पे, और बाहर ये रे ऑफ लाइट वापस से ऐसे चली जाती है। बच्चों आप इस क्वेश्चन में ये देख लेना, इसमें बोला हुआ है कि द रे सफर्स 0 डेविएशन, जो लाइट है ना उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, मतलब पहले भी ये आई एंगल बना रही थी परपेंडिकुलर से, है ना, और अभी भी ये परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बना रही होगी, आई एंगल ही बना रही होगी, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से ये लाइट आई है, ये परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बना रही होगी, आई एंगल ही बना रही होगी, कोई इसमें डेविएशन नहीं आएगा बच्चों। क्योंकि ये बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, ये अंदर वाला भी √3 है, तो ये एंगल आई है अगर, तो ये वाला एंगल भी आपको आई ही मानना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि लाइट यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा ऐसा बना दिया बट स्ट्रेट ही आनी चाहिए थी लाइट, तो ये एंगल सेम ही आ जाएगा। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो म्यू साइन आई, म्यू से म्यू कटेगा, तो आई और आई सेम हो जाना चाहिए, ये एंगल आई आ गया। अब यहाँ पे अगर आप एक और एंगल देखें बच्चों, ये आई आ गया तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90 - आई, और ये वाला एंगल बच्चों वापस से आई हो जाएगा। ये वाला एंगल आई क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कुल एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये वाला एंगल 90 - आई और आ जाएगा, ज्योमेट्री थोड़ी आ जाएगी, ये वाला एंगल, ये एंगल आ जाएगा 90 - आई, ये 90 - आई आ जाएगा बच्चों। इसी में अगर आप ये एंगल देखें, ये वाला एंगल है ना, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये इधर आई आ रहा है, तो आप इस एंगल को कुछ आर मान लो, ये वाला एंगल कितना मान लेते हैं अपन, आर मान लेते हैं, ये वाला एंगल अपन मान लेते हैं आर। तो बच्चों ये 90 - आर होता, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 है, ये 90 - आर होता तो इस एंगल को क्या होना पड़ता, आर होना पड़ता, और ये एंगल आर होता तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाता, 90 - आर। तो तुम्हें ये सारे एंगल्स समझ में आने चाहिए, ठीक है। अगर ये एंगल हैं तो अब अपन क्या करते हैं, अपन जैसे इस पॉइंट पे
दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। बताओ इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ क्या आएगा, इधर क्या है √3 और साइन 90 माइनस आई, साइन 90 माइनस आई, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा √2 साइन 90 माइनस आर। ठीक है ना, ये वाला एंगल परपेंडिकुलर के साथ कितना था, 90 माइनस आई था, और ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस आर। तो स्नेल्स लॉ लगा दिया दोनों तरफ। और इस पॉइंट पे भी स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो। ये बन कितना जाएगा, ये बन जाएगा √3 कॉस आई, साइन 90 माइनस आई कॉस आई आ जाएगा √3 कॉस आई, और ये कितना आ जाएगा √2 कॉस आर। ऐसे ही एक इक्वेशन बच्चों आप किस पॉइंट पे लगा दीजिए, एक इक्वेशन आप इस पॉइंट पे लगा दो। इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ, अंदर कितना है √2 साइन आर, है ना, परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल है √2 साइन आर, और बाहर है साइन आई, बाहर है साइन आई। तो बच्चों ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है अपने को। ये दो इक्वेशन है, एक ये √2 साइन आर इक्वल्स टू साइन आई, और एक √3 कॉस आई इक्वल्स टू √2 कॉस आर। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। यहाँ पे ये कॉस है, ये साइन है, ये कॉस आर है, ये साइन आर है, इसको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं अपन, इनको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं अपन। बताइए मेरे को, स्क्वायर करते अगर अपन तो इसका स्क्वायर कितना होता, साइन स्क्वायर आई, और इसका स्क्वायर कितना होता 3 कॉस स्क्वायर आई। तो इनको अगर मैंने जोड़ा तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर आई प्लस 3 कॉस स्क्वायर आई। ठीक है ना, साइन स्क्वायर आई प्लस 3 कॉस स्क्वायर आई, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा ये क्या है, ये 2 साइन स्क्वायर आर, 2 साइन स्क्वायर आर, और ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 2 कॉस स्क्वायर आर। तो यहां से आपको दिखेगा क्या, साइन स्क्वायर आई प्लस 3 कॉस स्क्वायर आई इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 कॉमन ले साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा। बच्चों यहीं से आप ये बताओ मेरे को कि अब या तो आप क्या करो, एक एक एंगल यहाँ पे डाल के देख लो, आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वरना ये साइन स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर था ना, तो 3 कॉस स्क्वायर को 2 कॉस स्क्वायर लिख लो, और एक कॉस स्क्वायर इस साइन स्क्वायर के साथ मिलके 1 बना देगा, मतलब यहाँ पे आएगा 1 + 2 कॉस स्क्वायर आई इक्वल्स टू 2। ये 3 कॉस स्क्वायर को क्या लिख लिया मैंने, कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलके 1 बनाया, तो 1 + 2 कॉस स्क्वायर, यानी यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर आई की वैल्यू 1 आ जाएगी, कॉस आई की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो कॉस आई की वैल्यू 1/√2 आ गई है ना, तो कॉस आई की वैल्यू 1/√2 आ गई, यानी आई आ जाएगा 45 डिग्री। यही इस 31 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तभी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल जो है 32 नंबर का क्वेश्चन। तो बच्चों इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे माइक्रोस्कोप दिया गया है और आपसे पूछा गया है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वो आपको लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन ध्यान से समझना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है L/FO 1 + D/FE। तो लेंथ आपको दे रखी है कितनी, लेंथ अगर आप देखेंगे ट्यूब लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, 30 मान लेना। FO ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 1 दे रखी है, 1 + D, D की वैल्यू बच्चों आपको 25 दे रखी है, और फोकल लेंथ आई पीस की 6 दे रखी है, 6। तो बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा 30, और बच्चों एलसीएम यहाँ पे लोगे तो ऊपर आ जाएगा 31/6, है ना। एलसीएम लेंगे तो 6 से इसको कैंसिल करोगे 5 आएगा, 5 बन जा 5 और 15 155 इसका मैग्निफिकेशन आ जाएगा। बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। और अगला क्वेश्चन नंबर 33। तो बच्चों इस नेक्स्ट क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है आपसे। एक क्वार्टर ऑफ डिस्क है ना, एक डिस्क है, इसका 1/4 भाग है, चकती है, इसका 1/4 पार्ट दिया हुआ है, इस पॉइंट को O मान लेते हैं अपन, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट वो mr²/2 होता है, ये डिस्क का हमें मालूम है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका टोटल मास m ही है, तो आपको m को m/4 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, m है r है तो mr²/2 ही आएगा। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए।
तो ये जो क्वार्टर ऑफ डिस्क होती है, डिस्क का एक चौथाई पार्ट होता है, इसकी सेंटर से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होती है बच्चों 4r√2/3π, ये डिस्टेंस होती है। आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए कि I अबाउट किसी भी एक्सिस I इक्वल्स टू ICM प्लस MD²। यहाँ से ICM की वैल्यू मिल जाएगी, ICM की वैल्यू मिलेगी I0 की वैल्यू थी आपके पास mr²/2 माइनस m और d², d की वैल्यू बच्चों यही है 4r और √2/3π का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो आंसर आ जाएगा B, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा mr²/2 माइनस m √2 4r/3π का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन में बच्चों बोला हुआ है कि रेडियस ऑफ द व्हील इज r एंड इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन इज k। आपने को रेशियो पूछा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी। बच्चों रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती थी 12 mv² k²/r² और ट्रांसलेशनल एनर्जी होती थी 12 mv²। ट्रांसलेशन मतलब फिसलने वाली एनर्जी, तो ये 12 mv² से 12 mv² कैंसिल k²/r²। फर्स्ट इस क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। घूर्णन गतिज ऊर्जा 12 I⍵² होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 12 I⍵², उसी को 12 mv² k²/r² लिख सकते हो। स्थानांतरित गतिज ऊर्जा चलने वाली काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 35। जो इसमें यही पूछा हुआ है नेक्स्ट 35 नंबर के क्वेश्चन में कि कितने नैंड गेट से एंड गेट बनाया जा सकता है। तो ये आप यहाँ पे नैंड गेट जो है, नैंड का मतलब क्या होगा, एंड के आगे एन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एंड गेट होता है A.B और उसके ऊपर नॉट लगा दिया, ये नैंड गेट है। नैंड गेट की ट्रूथ टेबल अगर आप लिखेंगे A, B और Y, तो 1 और 1 में ये कितना देता है 1.11, 1 का उल्टा 0, 0.0 0 होता है 0 का उल्टा 1, 1 और 0 1.0 0 होता है 0 का उल्टा मतलब 1 आ जाता, और 0 और 1 0.1 भी 1 होता, 1 का 1.0 0 था, यहाँ पे भी 0.1 कितना होगा 0, 0 का उल्टा 1। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल बन जाएगी। यहाँ से आप एक पॉइंट समझ सकते हो बच्चों, और वो पॉइंट ये है कि जब नैंड में सिंगल इनपुट होता है तो वो नॉट गेट बन जाता है। 1 और 1 को उल्टा कर दिया 0, 0 और 0 को उल्टा करके 1 बना दिया, मतलब ये होता है नैंड गेट, ये नैंड होता है। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो बच्चों ये नॉट बन जाएगा, क्योंकि अगर 1 आया तो 1 और 1 में ये 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उल्टा कर दिया इसने, तो नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। 0 और 0, अगर यहाँ पे तुम 0 देते तो दोनों तरफ 0 0 आ जाता, 0 को उल्टा करके 1 बना देता। तो जब नैंड के दोनों इनपुट सेम होते हैं तो वो क्या बन जाता है, नॉट बन जाता है। तो ये बताइए आप मेरे को, नैंड को एंड में बदलना था ना, ये रहा नैंड गेट, ये एक नैंड गेट था, इसके आगे ही तुम एक और नैंड गेट लगा दो जिसके दोनों इनपुट सेम हो, ये भी एक नॉट है, ये भी एक नॉट ही बन गया। नॉट मतलब उल्टा करना, और उल्टे का एक और बार उल्टा करोगे सीधा हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बाकी रह गया, केवल एंड गेट बाकी रह गया। तो कितने नैंड गेट से एंड गेट बनाया जा सकता है, 2 नैंड गेट चाहिए आपको, 2 नैंड गेट से आप क्या बना सकते हो, एक एंड गेट बना सकते हो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फॉरवर्ड बायसिंग जब होती है ना, तो फॉरवर्ड बायसिंग में विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या हो जाती है। बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो जो डिप्लीशन लेयर होती है ना, उसकी विथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये आपको बताते ही हम। और रिवर्स बायसिंग में वो जो विथ होती है वो बढ़ जाती है ना, तो डिक्रीज हो जाती है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पता होगा आप लोगों को, तो 20 का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 में आपको दिया हुआ है कि फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, द हीट रिक्वायर्ड फॉर नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस इज k टाइम्स द हीट रिक्वायर्ड फॉर मोनोएटॉमिक गैस। बच्चों हीट रिक्वायर्ड बाय ट्राइएटॉमिक गैस
इज के टाइम्स हीट रिक्वायर्ड बाय मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर 1 मोल। बच्चों डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है एन सी डेल्टा टी, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम है तो एन सी वी डेल्टा टी इक्वल्स टू के टाइम्स एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता था एन सी डेल्टा टी, है ना, और सी प्रोसेस पे डिपेंड करता है, सी प्रक्रम पे निर्भर करता है, वॉल्यूम कांस्टेंट था तो सी वी आ जाएगा यहाँ पे, और एन तो सेम है बच्चों, लेकिन सी वी दोनों के अलग अलग होंगे। ये ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस है। नॉन लीनियर गैस की एफ जो होती है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि, वो 6 मानते हैं अपन। तो सी वी की वैल्यू आ जाएगी 6R/2। डेल्टा टी भी सेम है, इक्वल्स टू के, और सी वी मोनो एटॉमिक का सी वी 3R/2 होता है बच्चों। तो ये R/2 से R/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के की वैल्यू 2 आ जाएगी। के की वैल्यू 2 आ जाएगी, सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो बोला हुआ है उसको ठीक तरीके से लिखिए, हीट के फॉर्मूले लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन, अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। तो जो इस 38 नंबर के क्वेश्चन में सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट बोला हुआ है ना, सिंगल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में आपको दिया हुआ है फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, तो मिनिमा के लिए ए साइन थीटा, इसकी वैल्यू लैम्डा होनी चाहिए, मिनिमा अगर आ रहा है। ए विथ ऑफ स्लिट होती है बच्चों, है ना, तो ये ए साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा आ जाएगी एक। और बच्चों दूसरी बात क्या है, इसमें आगे क्या बोल रखा है कि मिनिमा और मैक्सिमम, मिनिमम और मिनिमम, मतलब यहाँ पे क्या है कि एक ये सिंगल स्लिट है, इसके आगे बीच में इधर ऊपर और नीचे फर्स्ट मिनिमा के बीच की ये डिस्टेंस दे रखी है आपको। ये डिस्टेंस आपको दे रखी थी कुछ 5 मिलीमीटर, इसको मैं डी मान लेता हूँ कुछ देर के लिए, है ना। तो ये बताओ मेरे को, ये एंगल थीटा है, तो ये हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d/2। ये डिस्टेंस हो जाएगी कैपिटल डी। तो टेन थीटा की वैल्यू वो आप कितनी निकाल सकते थे? यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू d/2 और d निकाल सकते थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। बच्चों साइन थीटा और टेन थीटा को बराबर कर दो तो लैम्डा बाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा बाई ए की वैल्यू आ जाएगी d/2 कैपिटल डी के बराबर। आपको ए चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए आपको। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी डी लैम्डा, ये डी ऊपर चला गया और 2 भी ऊपर आ जाएगा और नीचे डी आ जाएगा। बच्चों यही इसका आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। ए इक्वल्स टू कैपिटल डी, बस याद कर लेना, सिंगल स्लिट में पाथ डिफरेंस थोड़ा अपोजिट हो जाता है, मिनिमा के लिए लैम्डा और मैक्सिमा के लिए λ/2, है ना। तो बस वो याद करना है। बाकी साइन थीटा, टेन थीटा, YDFC, सिंगल स्लिट दोनों में सेम करो, आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी डी, कैपिटल डी जो आपको दे रखी है 80 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसको 80 × 10⁻² लिख देना। लैम्डा बच्चों आपको लिखना पड़ेगा 6000 × 10⁻10, और ये डी की वैल्यू 5 × 10⁻³ बच्चों सारी वैल्यूज जब आप लिखोगे आंसर आ जाएगा 0.192 के बराबर। बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है, सिंगल स्लिट के स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ गया। देखो अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट्स 0.2 मिलीमीटर अपार्ट। तो यहाँ पे अब ये जो डी अपने को दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है 0.2 और वेवलेंथ लैम्डा भी दी हुई है अपने को। द स्क्रीन इज 1 मीटर, तो ये कैपिटल डी भी अपने को दिया हुआ है। और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज। बच्चों यहाँ से सेकंड ब्राइट फ्रिंज की आपको डिस्टेंस चाहिए। ये अगर मैं y मानूं, चलो डेरिवेशन ही कर लेता हूँ। वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है y/कैपिटल D इक्वल्स टू टेन थीटा। ये डिस्टेंस y मेरे को चाहिए थी, तो y/कैपिटल D ये टेन थीटा हो गया। और बच्चों d साइन थीटा ये पाथ डिफरेंस होता था, और सेकंड मैक्सिमा के लिए ये 2 लैम्डा के बराबर होना चाहिए था। तो यहाँ से y/d ये टेन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू 2 λ/d आ जाएगी। साइन थीटा टेन थीटा को बराबर कर देना, आंसर आ गया। यहाँ से तुम्हारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा कैपिटल D/d। 2 लैम्डा की वैल्यू है 600 और नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹। 2 लैम्डा कैपिटल D की वैल्यू है 1 मीटर, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन स्मॉल d 0.2 मिलीमीटर है बच्चों, 0.2
और मिलीमीटर मतलब 10⁻³ ये आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों 2 से 2 कैंसिल होगा और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद आपको 6 में आंसर ही 1 दिख रहा है। समझ रहे हैं आप? 6 में आंसर ही 1 है और बाकी आप ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर तो इसका जो दिया हुआ है वो आ ही जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ है, ये पॉइंट है तो ये 10⁻⁴ है। 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁵ आ जाएगा। 10⁻⁵ में से भी 2 0 जाएंगे तो 6 × 10⁻³ मतलब 6 मिलीमीटर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा sin थीटा tan थीटा को बराबर करना है YDSC और सिंगल स्लिट में, उससे सारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोला है इंजन मूविंग टुवर्ड्स अ वॉल विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। बच्चों एक ये इंजन है, ये आगे आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से और इसने एक फ्रीक्वेंसी निकाली हुई है f। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 350। द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल एज हर्ड बाय द ड्राइवर। ड्राइवर कितनी फ्रीक्वेंसी हर्ड करेगा ये हमें बतानी है बच्चों इसमें। तो पहले इसको सोर्स मान लो और इसको क्या मान लो, इसको ऑब्जर्वर मान लो। और सबसे पहले लगा देते हैं इसमें अपन क्या, इसमें अपन लगा देते हैं सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है f', मतलब ये क्या सुनेगा, तो ये कितनी सुनेगा, अपन v नीचे भी v लिखते थे इंटू f और ऊपर आता था v ± VO। ऑब्जर्वर की स्पीड ऊपर आती थी, ऑब्जर्वर तो दीवार है इसलिए कुछ नहीं आएगा। ये इसकी तरफ जा रहा है तो अगर ये इसकी तरफ जा रहा है तो नीचे सोर्स में आते थे -50 करना पड़ेगा बच्चों। -50 इसलिए करना पड़ेगा, ± VS आता था। ये जब इसके तरफ आएगा तो ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी ना, तो नीचे छोटा नंबर आना चाहिए, इसलिए V - 50 लिख दिया है बच्चों। ये फ्रीक्वेंसी इसके पास आई। अब बाद में क्या होगा, अब ये सोर्स बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ऑब्जर्वर बन जाएगा, है ना। तो अब बताओ, अब वापस से अपन, अब ये एमिट कर रहा है f' फ्रीक्वेंसी, अब ये कितनी सुनेगा, f" सुनेगा और फॉर्मूला वही है, v आएगा, इधर v आएगा और इधर अब ये f' फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा तो f' फ्रीक्वेंसी लिख देना। ऊपर v ± VO आता था ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इसके पास आ रहा है, ज़्यादा सुनाई देगा तो +50 और नीचे सोर्स चल ही नहीं रहा है तो कुछ नहीं आएगा। ये इंटू f' मतलब ये वाली फॉर्मूला तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जब ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखोगे तो ये ऊपर v और नीचे v कैंसिल हो जाएगा। f" का आंसर आएगा अपने पास कितना, यहाँ से f" का आंसर आएगा बच्चों v + 50 अपॉन v - 50 इंटू f। ये डायरेक्टली याद भी करवाते हैं हम कि अगर दीवार के पास जा रहे होगे तो रिफ्लेक्शन के बाद कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, v+ जो भी ऑब्जर्वर की स्पीड है और v-, और अगर यहीं पे ये दूर जा रहा होता तो ± चेंज हो जाता, ऊपर v - 50 नीचे v + 50 आ जाता। अभी इसे सॉल्व कर लो, आपको v की वैल्यू 350 दे रखी है तो 350 + 50 ऊपर आ जाएगा 400 और 350 - 50 नीचे आ जाएगा 300। तो f" का आंसर आ रहा है, ऊपर आएगा 400 नीचे आएगा 300 इंटू f की वैल्यू 1.2 किलोहर्ट्ज़ दे रखी है, यानी ये आ जाएगा 4/3। 4/3 को इससे कैंसिल करोगे तो 0.4 आएगा और 4 × 0.4 बच्चों 1.6 किलोहर्ट्ज़ इतनी फ्रीक्वेंसी इसे सुनाई देने वाली है। तो ये 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। चलिए इसको हटा देते हैं अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बच्चों, इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अपने को इंटेंसिटी, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी वो बतानी है बच्चों। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था 2π² f² a² ρv। डायरेक्ट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मत कर देना, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है जब फ्रीक्वेंसी सेम होती है, कोहेरेंट सोर्स होते हैं, ये कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है, इसलिए इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल आएगी f² a² के। अच्छा सवाल है ये। फ्रीक्वेंसी को आप टाइम पीरियड से बदल सकते हो, है ना। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड अलग अलग होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इनवर्स रेशियो में होता है। तो अगर यहाँ पे आप I1 I2 लिखते, ठीक है, I1 और I2 अगर यहाँ पे लिखते तो बच्चों फ्रीक्वेंसी की जगह लिखना चाहिए था यहाँ पे T2 का स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे वही A1² और A2²। अब टाइम पीरियड बताइए, एक पहली जो वेव दे रखी है ना, ये है पहली वेव, ये पहली वेव का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो यहाँ पे और उतनी ही देर में
दूसरी वेव का टाइम पीरियड देखोगे तो इसकी एक वेव का टाइम पीरियड है बच्चों 1 सेकेंड। तो टाइम पीरियड पहली वाली वेव का तो T2 का अगर 1 मानते हो, देखिए T2 ये रेड से बना रखी है 1, तो ये T1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, T1 का स्क्वायर आप देखोगे तो वो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर देखोगे, A1 का एम्पलीट्यूड बच्चों 9 है तो ये 9 का स्क्वायर आ जाएगा। और A2 का अगर आप देखोगे तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों 9 का स्क्वायर 81, नीचे 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये कैंसिल होके 9/4, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल है बच्चों। इंटेंसिटी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल केवल तभी लिखना जब कोहेरेंट सोर्सेज हों, बट ये कोहेरेंट सोर्सेज नहीं थे, इसलिए इसका आंसर इस तरीके से निकालना पड़ेगा, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया हुआ है कि पावर ऑफ साउंड फ्रॉम स्पीकर इज 10 watt. Now the power of sound of the speaker is increased to 400 watt. By increasing volume, the power increased in dB as compared to original power, वो अपने को बतानी है। तो बच्चों ये बताइए आप मेरे को कि पावर का फॉर्मूला होता था 10 log 10 I/I0, ठीक है। तो बताइए P1 कितना होगा, 10 log 10, और इंटेंसिटी पहली 10 थी तो 10 और I0 की वैल्यू 10 की पावर -12 होती है। पता है ये 10 की पावर -12 ऊपर आएगा तो ये 10 की पावर 13 बन जाएगा। तो P1 कितना आएगा, 10 log 10 और 10 की पावर 13। अब ये 13 इधर आ जाएगा तो P1 की वैल्यू आ जाएगी 130 dB के बराबर, ठीक है ना। 13 आगे आ जाएगा और 10 log 10 तो 1 ही हो जाएगा। P2 निकालते इसी फॉर्मूले से, P2 निकालना पड़ेगा। P2 की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 10 log 10 और बाद में इंटेंसिटी 400, तो 400/10 की पावर -12 I/I0। बताइए इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको अगर अपन सॉल्व करते हो तो ये सब हटा देता हूँ। P1 की वैल्यू 130 वो आ चुकी है हमारे पास, है ना। P1 की वैल्यू 130 आ चुकी है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे 10 log 10 और यहाँ पे आ जाता 4 × 10 की पावर 14, क्योंकि -12 ऊपर आ जाता तो 12 और 2 0 14 हो जाते। और log A × log B आता है log A प्लस log B, तो log A प्लस log B से आंसर आ जाएगा। बताइए यहाँ पे P2 का आंसर अगर मैं बोलूँ तो P2 का आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ से 10 और ब्रैकेट में आ जाएगा log 10 4 और ये 14 है तो +14, ठीक है, क्योंकि log A प्लस log B करोगे आप। अब ये log 4 कितना होगा, log 2 का डबल, 0.3 का डबल, 0.3 का डबल मतलब 0.6 आ जाएगा ये। तो 0.6 अगर ये आ गया तो 0.6 और 14 कितना हो गया, 14.6। 14.6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये 146 आ गया, 146। P2 146 है, P1 130 है। इंक्रीज कितने का हुआ, 146 में से 130 माइनस करेंगे, 16 dB का इंक्रीज, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 42 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, केवल ये फॉर्मूला याद करना है, इससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। अगला क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं बच्चों अपन। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे ये बोला हुआ है स्प्रिंग को रिलीज किया गया है ना, द पुली और मासलेस दिया गया है, के की वैल्यू दी गई है, द स्पीड ऑफ 5 किलोग्राम व्हेन 2 किलोग्राम लीव्स द कॉन्टेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे फटाफट देखते चलो। देखो ये कब कॉन्टेक्ट लीव करेगा, इसको नीचे धरती माता खींच रही है 2G से, है ना। तो ये कॉन्टेक्ट कब लूज करेगा, जब ऊपर भी टेंशन भी 2G के बराबर आ जाएगी, टेंशन 2G के बराबर आएगी तो ये ऊपर चला जाएगा। ये इसी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो स्प्रिंग का फोर्स kx होता है, kx को 2G होना पड़ेगा। kx को 2G होने का मतलब x को 2G, x की वैल्यू 2G, g की वैल्यू 10 होती है तो 2 × 10 20/k, k की वैल्यू 40, x को ½ मीटर होना पड़ेगा। मतलब होगा क्या, जब आप इस सिस्टम को छोड़ोगे तो ये स्प्रिंग आधा मीटर जब नीचे जाएगी, तो आधा मीटर नीचे जाते ही ये ब्लॉक अपने आप किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और इस समय आपको पूछा क्या गया है, इस समय आपको निकालनी है वेलोसिटी कि ये छोड़ेगा तो 5 किलोग्राम की वेलोसिटी कितनी होगी वो अपने को बतानी है, स्पीड ऑफ 5 किलोग्राम। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो यहाँ से यहाँ तक, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, ठीक है। यहाँ पे ऊंचाई 0 मान लो,
ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। बताओ इनिशियली काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा 0 होगी, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी mgh, h की वैल्यू ये x आ जाएगी। बाद में जब ये नीचे आएगा तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ mv², वो अपने को चाहिए, प्लस ये नीचे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh तो 0 हो गई, बट स्प्रिंग खिंच गई तो स्प्रिंग की एनर्जी हाफ kx²। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों आपको, इसको सॉल्व कर लीजिए। m की वैल्यू 5 दे रखी है, g की वैल्यू 10 होती है तो 5 × g 50 हो गया, x की वैल्यू 1/2 दे रखी थी, हाफ m की वैल्यू 5, v² तुम्हें चाहिए था, हाफ k की वैल्यू 40 दे रखी थी, और x² की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया बच्चों, ये 25 आ गया, यहाँ पे 50/2 25 आ गया, ये 5v²/2 आ गया, और ये 10/2 यहाँ 5 आ गया बच्चों, ये 5 इधर आ गया तो 20 = 5v²/2, 5 से इसको कैंसिल करोगे 4 आ गया, v² की वैल्यू यहाँ से 8 दिख रही है मेरे को, क्योंकि 2 इधर आ जाएगा, v² की वैल्यू 8 यानी v की वैल्यू 2√2 आ जाएगी। 20 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नोट्स में भी ये सवाल आपको करवाया हुआ है, यही आसानी से इसका आंसर निकाला जा सकता है। चलिए अच्छा सवाल है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे बोला गया है पोटेंशियल एनर्जी कर्व दिया गया है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपको बताना है कहां पे होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वहां पे होता है जहां पे एनर्जी जो होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी, वो मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, देखिए इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, तो यहाँ पे स्थायी साम्यावस्था स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम है, इसीलिए इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सी पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, तो याद करना है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे यू मैक्सिमम होता है, वो बी पॉइंट पे दिख रहा है, वही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में इसके बोला गया है लॉन्ग स्प्रिंग को x सेंटीमीटर खींचा गया है तो पोटेंशियल एनर्जी u है, तो u की वैल्यू हाफ kx² आ जाएगी बच्चों। इफ सेम स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय nx, अब स्प्रिंग को nx खींचोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी बच्चों हाफ के nx का स्क्वायर, यानी कितनी हो जाएगी n² और हाफ kx², n² और हाफ kx²। हाफ kx² को तुम u लिख सकते थे, आंसर n² × u आ जाता, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों एनटीए का पेपर नंबर 32 के सॉल्यूशन थे। ये फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे, नीट से ज़्यादा ही लेवल इसका मानेंगे। ये पेपर अगर आप लगा लेते हो खुद से तो बहुत आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में महसूस करोगे। इसके आप खुद से अगर 35 से ज़्यादा सवाल भी कर लेते हो तो मानिए आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। चलिए बच्चों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन के साथ, तब तक लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक।